अस्सलाम वालेकुम, ये है एन न्यूज़ HD और मैं हूँ सज्जाद खोखर। आप देख रहे हैं टी विद सज्जाद खोखर। चाय की प्याली पर हम बातचीत करते हैं अपने माशरे में होने वाले इश्यूज़ की, हम बात करते हैं करंट अफेयर की और हम बात करते हैं चाय के कप पर वो जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। टी विद सज्जाद खोखर में आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं दुनिया मुल्तान के रेजिडेंट एडिटर इफ्तिखारुल हसन। आप मरूफ कंपेयर हैं, एंकर हैं और इसके साथ साथ ज़राअत के शोबे से भी वाबस्ता हैं, ज़रूरी मामलात को भी देखते हैं और सोशल इश्यूज़ पर भी सैर हासिल गुफ्तगू आज हम उनसे करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम के जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप भी एंकर हैं, तजियाकार हैं, दानिशवर हैं, शायर हैं, अदीब हैं। खुश आमदीद कहते हैं आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप टी विद सज्जाद खोखर में आए और आज हम चाय की प्याली पर जो बातचीत करने वाले हैं, उम्मीद है कि इससे हमारे जो नाजरीन हैं वो भी ज़रूर शरीक होंगे। हम सबसे पहले गुफ्तगू छेड़ लेते हैं इफ्तिखारुल हसन साहब आपसे। इफ्तिखार साहब, मुल्तान में जो PTI का कंटोनमेंट के इलेक्शन में हाल हुआ, ये हमारे लिए तो एक मैं समझता हूँ कि हैरान कौन खबर थी। ओवरऑल ठीक है, कुछ पोजीशन बेहतर रही, लेकिन मुल्तान में इतना ज़्यादा धचका PTI को लगना, क्या समझते हैं? ये क्या वजूहत हो सकती हैं, क्या रीज़न हो सकती है? खोखर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मेहरबानी की, अपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। खोखर साहब, ये जो आपने सवाल किया है, ये मेरे ख्याल में इतना अब मुश्किल नहीं है। आम आदमी की हालत देखें, जो आम पाकिस्तानी हैं, जिसने बड़ी उम्मीद और बड़ी होप और बड़े बलबला जोश और बड़े समझ लें कि इतना अपनी ज़िंदगी में हमने लोगों को मोटिवेट नहीं देखा कि वो PTI को बनाने में भागते फिरे थे। PTI को लोगों ने मुंतखब इसलिए किया था कि पिछले चोर थे, डाकू थे, उनके दौर में महंगाई थी, लूट मार थी, करप्शन थी। उनको मुस्तरद करके इनको मुंतखब कराने का मकसद ये था कि ये बेहतरी लाएंगे और आवाम की हालत बेहतर होगी। लेकिन 3 सालों में आवाम की हालत बेहतर होने की बजाय हालत ख़राब से ख़राब तर होती गई। महंगाई, पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई इतनी तेज़ी से। तो ज़ाहिर बात है, ये उसका रिएक्शन है। आवाम पर आप अपने फैसले मुसल्लत तो नहीं कर सकते जब आप तो आप समझते हैं कि ये जो महंगाई और बेरोज़गारी की जो चक्की है उसका नतीजा है, और मुल्तान के लोगों ने बताया बाकी शहरों में तो कदरे कुछ पोजीशन बेहतर है। नहीं नहीं, सिर्फ मुल्तान की बात नहीं है। लाहौर में उनको कोई देख लें, लाहौर का रिजल्ट देख लें, पिंडी का रिजल्ट देख लें, पेशावर का रिजल्ट देख लें, पाकिस्तान के तमाम तर जहाँ जहाँ देखिए, हुकूमत को एक एज हासिल होता है तो लोगों के होते हैं शायद इनको वोट दें तो कोई डेवलपमेंट करेंगे, कोई गली नाली सोलेंगे, ये वो चीज़ें होती छोटी मोटी। लेकिन इस तरह बुरी तरह जिस तरह शिकस्त हुई है, आप देख लें, कभी भी हुकूमत बुरी होती है। आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब, आपको क्या लगता है कि ये शिकस्त हुकूमत को जो ये हुकूमत को ही शिकस्त हुई है या कोई और वजूहत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने आज अपने प्रोग्राम में आने का मौका दिया। इफ्तिखार भाई चूँकि सहाफ़ी हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, उनका एक अपना तज़िया है। वो समझते हैं कि शायद हमारे मतलब जो अब तक तज़िया निगारों ने जो बातें की हैं, जिनमें इस वक्त करंट बात इफ्तिखार साहब कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि शायद हमारे MNAs MPs जो PTI के हैं, हमारे से मुराद जो शहर के हैं, उन्होंने वो रिस्पांस नहीं दिया पब्लिक को जिसकी उम्मीद की जा सकती थी। मगर इसके बावजूद अगर आप देखें, काम तो सारे हुए हैं, कोई कमी नहीं हुई। जो एक हुकूमत से आप तवक्को कर सकते हैं बतौर अवाम के, आपकी तवक्कुआत 60% 70% भी पूरी हो जाएं तो इससे सियासत की ज़ुबान में 100% समझा जाता है। 100% कभी भी मुकम्मल नहीं होती। मगर ये जो कैंटोनमेंट का इलेक्शन है जो हालिया कल जो हुआ है, उसमें एक ख़ास मेंटालिटी है जो अपना वोट इस्तेमाल करती है। उनकी पीछे जो पहली आबियारी है वो भी ज़हन में रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑल ओवर द कंट्री तो आपने शिकस्त PTI को नहीं दी ना। अगर आप पूरा नहीं, रिजल्ट PTI तो ये भी कह रही है कि उनके जो आज़ाद जीते हैं वो भी उनके साथ ही होंगे। वो तो हमेशा होते हैं, ये तो खैर कुछ कहने की जिसकी बात हुकूमत हो आज़ाद वहीं होते हैं। मगर अगर हमने अपने आप को ही हरा के जीतना है, जिनको टिकट दिया है मैंने, फ़र्ज़ करें, और वो हार जाता है और जो मेरे बंदे को हराता है उसे मैं अपना बना लूँ, तो ये भी कोई मेरी अच्छी कामयाबी नहीं है।
मैं कोई उसको अच्छी कामयाबी नहीं समझता। इफ्तिखार साहब, कारकुनों की नाराजगी नजर आती है इसमें? क्योंकि सब कारकुन देखें, हुकूमत जब अपोजिशन में होती है ना तो कारकुन फिर उनकी आंखों के तारा होते हैं, और जैसे वो हुकूमत में आते हैं तो फिर कारकुन नज़रअंदाज होते हैं। कारकुन का मतलब यही है, बहुत कम सियासी जमातें होती हैं जो अपने कारकुन का ख्याल रखती हैं। जारी बात, आप खुद समझते हैं, आप खुद नहीं, हमें तो पीटीआई का अपना वर्कर भी नाराज नजर आता है अपनी हुकूमत से। देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि उनको तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। मैंने वैसे जैसे पहले आपको बताई बात के, लेकिन उन्होंने कहा था कि रोज़गार आएगा, नौकरियां आएंगी। वो पढ़े लिखे नौजवान थे, इमरान खान साहब के पीछे थे, उसके विजन के पीछे थे। यही था ना कि डिग्रियां लेके फिर रहते, धक्के खाते फिर रहते, और उनका यही था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो रोज़गार नहीं दे रही, नौकरियाँ नहीं दे रही। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आऊँगा और इतनी नौकरियाँ दूँगा और इतने ये दूँगा। तो वो एक जिस तरह मकसद है को इमरान खान साहब ने लोगों को एड्रेस किया, वो हर पढ़ा लिखा आदमी मुतासिर तो होता था, और यकीनन उसकी बातों में वजन भी था तब जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे। हर बंदा मुतासिर होने से कोई बंदा ऐसा नहीं था। इवन मैं समझता हूँ जो उनके मुखालिफ सियासी जमातों में लोग बैठे हुए थे, उनके अंदर भी होप थी कि यार इमरान खान आएगा, इस मुल्क में मेरिट को तरजीह देगा, इस मुल्क की करप्शन को ख़त्म करेगा, इकरबा परवी ख़त्म होगी, ये जो सियासी इजारादारी है ये ख़त्म होगी। लेकिन बदकिस्मती से वो तो ना हो सका, चीज़ें उलट चली गई। तो जारी बात है फिर उन जो पीटीआई के कारकुन चीजें उलट चली गई, नौकरियां देने की बजाय छीन ली गई। बहुत सारे सरकारी इदारों के हजारों मुलाजमीन जो हैं वो बेरोजगार हो गए, बेरोजगार और रोजगार के नए मौके मुयस्सर नहीं है। तो फिर ये इसके असरात कहीं ना कहीं निकलते हैं। पीपल्स पार्टी ने, आप गुज़श्ता रिजल्ट्स को मैच करके देखें, 7 से 17 का टारगेट लिया है। मतलब कहीं लोगों की सोच जो है तब्दील होती है। ये जो आपने बात की ना अभी इफ्तिखार भाई से कि क्या वर्कर नाराज़ है, इस इलेक्शन से बहुत पहले वर्कर नाराज़ था, वर्कर परेशान था। आपका मेरा जवाब दे था वर्कर। हम पूछते थे कि भाई आपके वादे, एक नुक्स और एक गलती कर गए हैं, इन्होंने अपने फाउंडर मेंबर्स को नज़रअंदाज किया है। उसका रिजल्ट भी निकल सकता है कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बंदा तांगे में सवार था वो बंदा आज तख्त पर नहीं है साथ। जिस बंदे ने तांगे के पायदान पे खड़े होकर नारे लगाए हैं वो आज तख्त पे साथ नहीं है। वो कहीं अपना किरदार अदा करता है, ना भी करे, साइलेंट हो जाए तो तब भी नुकसान होता है। चूरी खाने वाले मिट्ठू साथ खड़े हैं, वो साथ खड़े हैं, और चूरी भी वो खुद बनाते हैं, उधर भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। तो मुल्तान में इतनी बुरी शिकस्त जो है वो इसी चीज़ का सबूत है, इसी का नतीजा नज़र आ रहा है आपको कि बप्पी साहब 3 दिन पहले उन्हें जनूबी पंजाब का सदर बनाया गया, ठीक है, प्रेसिडेंट बनाया गया, और उसके बाद यकदम रिजल्ट आया। तो ये रिजल्ट मुल्तान वाला किसके खाते में जाएगा? नहीं, ये 3 दिन में तो कुछ होना भी नहीं था, ये तो आप ही समझते हैं। 3-4 दिन की तो बात नहीं थी, ये तो एक 3 साल का तसलसल है। बिल्कुल की बात नहीं है, किसी के खाते में नहीं है। आप कहें किसी के, ये तो जो लोकल क़यादत है जो यहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं, बप्पी साहब तो कहीं और फिर वहाँ से होते हुए अब जनूबी पंजाब में आ रहे हैं। इनकी तो कोई अगर कारकर्दगी देखनी होगी तो 1 साल के बाद देखेंगे। अभी तक तो ये क्रेडिट या डिसक्रेडिट जो भी है, ये जो इससे पहले हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, ये मेरे ख्याल में उनके खाते में जाएगा। इफ्तिखार साहब, कंटोनमेंट के इलेक्शन पीटीआई का मुस्तकबिल तय करने जा रहे हैं, नज़र आ रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए, ये इलेक्शन जो होते हैं ना जी, पीटीआई जो हुकूमत होती है उसकी अलार्मिंग तो होती है। जो भी हुकूमत हो उसकी अपनी हुकूमत के दौरान अगर वो हारते हैं, चाहे ज़मीनी इलेक्शन हो, चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे कंटोनमेंट के इलेक्शन हो, हुकूमत को तो इलेक्शन ही हारना चाहिए, क्योंकि वो बरसर इक़्तिदार होती है, लोगों के मसाइल समझ रही होती है और लोगों के मसाइल हल कर रही होती है, और आम पब्लिक को भी लालच होता है कि यार इनको हम मुंतखब करेंगे तो हमारा कुछ छोटा मोटा काम हो जाएगा। अब अपोजिशन के मुंतखब होने से लोगों के काम तो नहीं होते। तो गवर्नमेंट अगर पंजाब में पीटीआई की है, अगर 2-3 एमपी बन भी जाए तो उनके हल्के लोगों को तो फ़ायदा नहीं होगा, फंड तो मिलने हैं हुकूमती जमात को, बल्कि उनको तो नुकसान होता है। तो लोग समझते हैं कि भाई जो बरसर इक़्तिदार जमात है उसके उम्मीदवार को वोट दिए जाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह इमरान खान को पढ़े लिखे लोगों ने मुंतखब किया है और उन्होंने लाए हैं, और बड़ा जो वो लोग भी आए जिन्होंने कभी वोट कास्ट नहीं किया, इमरान खान को वो भी लाने में बड़ा उन्हें अपना किरदार अदा किया। तो कैंटोनमेंट में भी जो एरिया होता है जहाँ भी है, तो यहाँ मेजॉरिटी पढ़े लिखे लोगों की है, तो वो अब ये समझ रहे हैं कि शायद इमरान खान पर जो हमारी तवक्कुआत थी 3 साल में वो पूरी नहीं कर सका, और शायद आगे भी वो ना कर सके। मैक्सिमम टाइम गुजर गया है, इनकी डिलीवरी का टाइम 1 साल रह गया है।
1 साल बाद तो फिर जनरल इलेक्शन की तैयारियां नहीं, वो तो कहते हैं कि आप आज भी वजीर आला पंजाब का बयान था कि जनाब हमने 3 साल में जो काम किए हैं ये 10 सालों से भी ज्यादा काम है। ये सिर्फ बातें ही हैं। देखें, पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी वो यही कहते थे, फिर नून लीग की हुकूमत भी हमने सबने देखी, वो तो यही दावे करते थे। तो अब ये इक़्तिदार में है, ये भी यही कह रहे हैं। आमिर शहजाद साहब, आपकी दूर अंदेशी क्या कहती है कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है? इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, इस पिछली बात की कंटिन्यू जी। वोट में रिवेंज लेने का, रिवेंज होता है ना, 2 तरीके हैं, या एंटी वोट डालें या वोट कास्ट ना करें, बिल्कुल पीछे हट जाएं, साइलेंट हो जाएं। सारे तजिए निगारे, सारी बातें, सारी तबसरे अपनी जगह, अखबारों के कॉलम से भरे पड़े हैं, टीवी चैनल। बिल्कुल ऐसे। ये भी देखा है किसी ने कि वोट कास्ट किसका कितना हुआ है। क्या पीटीआई का सारा वर्कर वोट डालने आया है या वो अपने किसी गुस्से का इजहार करके आया? ये एक पॉइंट था। अब जो आपने सवाल किया है कि जो दूर अंदेशी और ये बातें क्या कहती हैं, अगर आप बल्दियाती इलेक्शन को फोकस करके ये बात कर रहे हैं, सरेदस्त हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप वो है। सर नहीं, सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन नहीं, आमिर साहब, महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है, बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, डॉलर कहाँ पहुँच गए, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बात करें तो पीटीआई की मुस्तकबिल क्या समझ आ रहा है आपको? उस पर तो लोग पूछ रहे हैं, वो जो फ़ोन करके बात करते हैं ना पीएम साहब से, जनाब हमें अब थोड़ी सी घबराने की इजाज़त है कि हम थोड़ा सा घबरा सकते हैं, क्योंकि 34-35 हज़ार रुपये का बिल जो 17,000-18,000 की रेंज में था वो 32,000 प्लस में चला गया है। और ये एक मैंने एक छोटी सी, आमिर साहब, ये वो लोग हैं जो थोड़े से आपके लेवल के लोग हैं, उनकी इतना जिनके यहाँ 200 रुपये जिनका बिल भरना, जिनकी तनख्वाह 10,000 से 15,000 है, वो बेचारा क्या करे? बड़ी मुश्किल है इस वक्त, और समझ नहीं आ रही कि कौन सा ऐसा कुछ जादू की छड़ी है या जादू का छड़ा है जिसको वो इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि बस आपने घबराना नहीं, चीजें सस्ती हो गई। अभी तक तो कुछ ऐसा नजर नहीं। इफ्तिखार से आप जो हैं हुकूमती जो अरबाब इख्तियार हैं या अरबाब इक़्तिदार हैं, उनमें बैठना उठना है। बहुत सारे मैं जानता हूँ, पर्सनली भी आपके साथ जिन दोस्तों का ताल्लुक है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में कि हम खान साहब मायूस किया है, या खान साहब की टीम की सिलेक्शन ठीक नहीं थी, या खान साहब की जो टीम है खेलने वाली उसका इंतखाब सही नहीं हुआ, क्या सोचते हैं? खोकर साहब, पहले तो मैं भाईजान ने जो बात की है ना कि वोटों में देखें, बाकी तो नहीं, मैं मुल्तान को थोड़ा आपको बता दूँ कि मुल्तान में ना 10,000 के करीब लोगों ने वोट डाले हैं। गवर्नमेंट में जो कास्ट है 10,000 के करीब वोट थे, तो टोटल वोट कास्ट है। बिल्कुल ठीक, और सारे पढ़े लिखे लोग। पीटीआई को 1,000 वोट पड़े। उश, ये बात 10,000 वोट में से 10,000 वोटों में से पीटीआई को सिर्फ 1,000 वोट पड़ा है। गोया पीटीआई का 1,000 वोटर था। अच्छा, जाहिर बात ये वो वोटर है जो अभी भी आस लगा के बैठा हुआ है, जो भाई इमरान खान का या पीटीआई का समझ ले के आस है या कोई कमिटमेंट है, वो दीवानगी है, जो हालात को नहीं देख रहा, वो इमरान खान के इश्क में या पीटीआई के इश्क में अभी भी खड़ा है। वो हर जमात में है, कुछ ना कुछ, इतने हर जमात में है। अच्छा, दूसरी रही आपने बात की, ये जो बरसे इक़्तिदार में लोग हैं, देखिए अवामी जो लोग होते हैं ना, उनके बड़े मसाइल होते हैं। मुंतखब होना है, ये बहुत बड़ा काम है। आप एमपीए बहुत बड़ी बात होती है, एमएनए बहुत बड़ी बात होती है, एक काउंसलर मुंतखब होने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी होती है। मैं समझता हूँ कि शायद ये सबसे बड़ा इम्तिहान होता है इलेक्शन, अवाम के पास जाना और अवाम से फिर वोट मांगना। ये उनको भी नज़र आ रही है कि 5 साल बाद हम किस तरह अवाम में जाएंगे। सारी बात है, जब आपके पास कुछ है ही नहीं बताने को, कुछ नहीं होगा, तो अवाम जो अवाम है, इससे बेहतर एहतसाब आपका कहीं हो ही नहीं सकता। आपके जितने इदारे हैं या जो भी आप कर लें, सबसे बड़ा एहतसाब आपका अवाम खुद करती है। बिल्कुल ऐसे। ये जो अगर इसका इंहिसार इसी पे किया जाए तो जिसको हम कहते हैं कि जमहूरियत जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी है और ये हुसन है और ये है और वो है, उसका असल जो रूह है वो तो यही है कि लोगों ने फिर अवाम में जाना है, अवाम में जाना है। और अवाम से बेहतर एहतसाब कोई कर नहीं सकता। देखिए वहाँ हर चीज, लेकिन अवाम को तो अब होश उड़े हुए हैं, बिजली की कीमतों ने मत मार दी, रोजमर्रा अशिया की कीमतों ने मत मार दी। ये जो हमारे बेचारे पार्लियामेंटेरियन है ना पीटीआई के, वो खुद भी इस बात से बड़े मायूस हैं और बड़े खौफजदा हैं कि जब हम जाएंगे तो हमारे साथ ये लोग क्या। यहीं से इफ्तिखार से बात हम आगे चलाएंगे और इसी बात को आगे चलाएंगे कि आने वाला वक्त जो है पीटीआई के जो इस वक्त के लोग हैं उनके लिए कैसा साबित होगा। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, देखते रहिए एन न्यूज़
और मैं हूं सज्जाद खोखर। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। इमरान खान आपको हमने वोट दिए हैं, नियाजी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में और ज़रिया माश उसी पे चल। सूबे में ये मनाया जा रहा है और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया। साथ ही ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं और ये जो विजन है इमरान खान साहब का सरसब्ज़ पाकिस्तान। पंजाब इमरजेंसी सर्विस और दूसरे अज़ला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इतवार की शाम 7:05 पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी विद सज्जाद खोखर। मैं हूं सज्जाद खोखर और आज के चाय की प्याली पर हमारे साथ मौजूद आमिर शहजाद सिद्दीकी और जनाब इफ्तिखारुल हसन साहब। बात को वहीं थोड़ा सा आगे चलाएंगे। इफ्तिखार साहब, आप इस बात को आगे चलाएंगे कि क्या कहेंगे ये जो लोग इस वक्त पार्लियामेंटेरियन हैं जो बैठे हुए हैं, पार्लियामेंटेरियन बेचारे जो होते हैं ना, जिस भी जमात के होते हैं, इनको अवाम का एहसास होता है, क्योंकि ये ऊपर तो बैठे नहीं होते। इनको होता है कि हमने फिर जाके वोट मांगने हैं और वोटों वाली बात अपने हल्के में कम से कम जरूर जाना। इनका कंसर्न होता है कि अपने हल्के के लोग खुशहाल हो, महंगाई कोरोना ना हो, डेवलपमेंट हो, करप्शन ना हो, सड़कें बन जाए, नाली गली बन जाए, बिजली के बिल कम आए, घी की कीमत कम हो, आटे की कीमत कम हो, चीनी की कीमत कम हो। इनके लिए तो फायदेमंद ये चीज़ है। इसका जमात से ज़्यादा, किसी भी जमात का कोई MNA MP है, उसका जमात से ज़्यादा कंसर्न इस चीज़ से होता है। यार मैं जब जाऊँ तो मैं बता सकूँ कि मेरी हुकूमत ने ये किया है, मैंने ये किया है आपके लिए। मेरी हुकूमत में इस जमात में इसलिए शामिल हुआ था कि पिछले चोर थे, डाकू थे, करप्ट थे, उन्होंने महंगाई की, उन्होंने रोजगार नहीं दिया, उन्होंने आपको घर नहीं दिए, उन्होंने आपको सहूलतें नहीं दी। इस जमात में मैं आया हूँ, आपके लिए आया हूँ, मैं आपके लिए। देखे मेरी गवर्नमेंट ने ये किया है। अब जब आप ये कह के दूसरी जमातें छोड़ के PTI में आए थे, अब आपके पास तो जवाब ही कोई नहीं वापस जाके बताने का। बिल्कुल भाई, आप तो गए इसलिए थे, गया इसलिए थे कि आप मसाइल हल कराएंगे लोगों के। ये अलग बात है कि मुंतखब अरकान असम्बली का जो काम होता है, कानून साजी होता है, वो दूर की बात है। अपने इलाके की डेवलपमेंट, तरक्याती काम जो अवाम तवक्को रखते हैं, उम्मीद हम में से अक्सरियत हमारे लोग जो हैं अवाम, जो वो यही तवक्को रख रहे होते हैं आमिर साहब कि हमारे काम होंगे। हालांकि MPA या MNA का ये काम नहीं, ये तो बल्दियात का काम है, ठीक है, बल्दियात का काम है, काउंसलरों को काम है जिन्हें बिल्कुल खुले लाइन लगा दिया गया। आपको क्या लगता है कि ये जो MPAs MNAs हैं, इनका हशर भी वही होने वाला है
जो कैंट के इलेक्शन में हुए, कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में हुए? नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बहुत कबल अज़ वक्त होगा इस वक्त कोई भी तबसरा इसके ऊपर करना, मगर एक तसलसल तो नज़र आता है ना किसी भी बात का। तो कुछ कह नहीं सकते, मगर एक हवा जो है वो इस चल पड़ी है, हक में नहीं है, हवा मुखालिफ है। उसका मैंने जो पहले बात की थी, जिसकी तस्दीक इफ्तिखार भाई ने की, 1000 वोट, 1000 वोटर निकला है। आप इस बात को ज़हन में रखें, बड़े इलेक्शनों में या बल्दियात के इलेक्शनों में आप कितना वोटर निकाल जाते हैं। इसके बरक्स जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो वो बंदा भी बाहर आया था वोट डालने के लिए, खान साहब को, जो इससे पहले शायद ज़िंदगी में कभी वोट नहीं डाला था, जिसने एक उम्मीद लेकर, उम्मीद बार आनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। इस वक्त कोई उम्मीद बार आने की बहरहाल आस उम्मीद कहीं नज़र नहीं आ रही। एक बड़ा वक्त आप बिता बैठे हैं, 1 साल में अभी बात हुई, आप डिलीवरी नहीं देते, अगले साल आप किस नहीं, ये हुकूमत किस बात का कहती है जी कि हमने बड़ी कामयाब, जैसे बुज़दार साहब ने भी कहा कि हमने जो 3 साल में काम किए हैं वो 10 सालों से ज्यादा कर सकें, वो कौन से काम है? कोई आपको भी नजर है? कौन सा काम आपको नजर नहीं आ रहा है? देखें, पाकिस्तान बनने से अब तक चीनी थी 50 रुपए किलो, अब है 120 रुपए किलो। और एक चीनी पे क्या माकूल? अच्छा, इसी तरह मैं घी की बात करूँ, पाकिस्तान बनने से अब तक घी था 170 रुपए किलो, अब था 350 300 से ऊपर की बिजली की कीमतें भी इसी तरह है। तो ये जितनी इन्होंने की है तो ये तो रिकॉर्ड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। भाई इतने अदवार हैं, आटा 35 रुपए किलो था अब तक, जब से पाकिस्तान बने, अब 80 रुपए किलो है, 70 हो 80 हो, मतलब ये है कि डबल हुई है ये जो है उनकी रफ्तार, कई गुना कीमतें बढ़ी। महंगाई देखिए हर दौर, खान साहब ने कहा मैं कर्जे नहीं लूंगा। खोकर साहब, महंगाई हर दौर में आती है, पीपल्स पार्टी का दौर हो, नून लीग का दौर हो, लेकिन वो अवाम की नफ्स को समझते हैं कि अवाम की जरूरत क्या है। इस गवर्नमेंट को ये नहीं समझ आ रही कि जो आम आदमी है उसको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, कहाँ से पैसा, तो पता ही नहीं है कहाँ से पैसा आता है। तो और वह देखिए घर का जो भी सरबराह होता है, आप घर चलाते हैं, घर वालों को ये तो नहीं बता सकते कि आज मेरा काम नहीं लगा। उनको तो भाई जरूरतें पूरी करनी है आपने, उसका किचन चलाना है, बच्चों की जरूरतें पूरी करनी है, उनकी किताबें, जो भी उनके अखराजात है वो अपने पूरे करने हैं। ये नहीं बता सकते कि नहीं मेरे से पहले वाला जो है वो लूट के चला गया। भाई वो लूट के चला गया, उसको आप लटका दें, उसकी सजा आवाम को तो ना दे। आवाम को क्यों सजा उसकी दे रहे? जो भाई अगर करप्ट हुक्मरान थे तो आवाम ने आपको तो मुंतखब इसलिए किया था कि आप उनका एहतसाब भी करें और हमारा ख्याल रखें। हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं, और उस वक्त डूब रहे थे, अब लोग मर रहे हैं। चलें, ये सिलसिला तो जारी रहेगा और लगता है यही है कि इस हुकूमत में महंगाई बढ़ेगी, कम होती हुई नज़र नहीं आती। हम थोड़ा सा अफ़गानिस्तान के पस मंज़र पे बात कर लेते हैं, अफ़गानिस्तान के मंजरनामे पे बात कर लेते हैं। रूस और चीन ने तो फैसला कर लिया है कि वो अफ़गानिस्तान को तस्लीम करेगा, जबकि इधर पाकिस्तान जो है वो सफारतकारी का एक मरकज़ इस वक्त बन चुका है। और तीसरी जानिब आप भारत को अगर देखते हैं, और भारत के अगर सिर्फ मीडिया को देख लें तो वहाँ चीखें ही चीखें नज़र आ रही हैं। तो इस मंजरनामे को मद्देनज़र रखते हुए क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो किरदार है अफ़गानिस्तान में, उसमें मज़ीद दुनिया जो है पाकिस्तान की तरफ देख रही है, या पाकिस्तान सुरखरू नज़र आता है आपको? बिल्कुल क्लियर है ये बात, बहुत वाज़ेह। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है, और वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या लॉबी करता है इस हवाले से। और पाकिस्तान भले उसने बरमला नहीं कुछ कहा, मगर सारा कुछ तो आपके सामने है, कुछ छुपी हुई बात है नहीं। और उसी की रोशनी में चीन और रूस ने ये फैसला किया है। वो अच्छा, बाकी दुनिया भी अल्टीमेटली आएगी इसी तरफ। कोई शायद एक आध मुल्क, शायद कोई एक आध मुल्क मुमकिन है वो स्टैंड कर जाए और ना तस्लीम करे, मगर एक दिन बहरहाल इन्होंने आना है। और एक और बात, जो अहम बात मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ, जो तालिबान की एक इस वक्त जो पिक्चर सामने आ रही है, उसका सॉफ्टवेयर बड़ा चेंज सा नज़र आ रहा है। पहले वाला सॉफ्टवेयर, पहले वाले तालिबान नज़र नहीं आ रहा है। अब चीज़ों को उतारते हुए जो उनकी नापसंद है, उनके अंदर एक ठहराव नज़र आता है। अब बात करते हुए एक ठहराव नज़र आता है, हुकूमत बनाते हुए एक ठहराव नज़र आता है। ठीक है, अबूरी हुकूमत की वो सेरेमनी नहीं कर सके, कोई उनके अपने मसाइल होंगे, लेकिन एक जो सॉफ्टवेयर की हद तक मैंने बात की है, उसमें एक वाज़ेह तब्दीली बारतौर नज़र आती है। इसकी रोशनी में आज नहीं तो कल पाकिस्तान तो अपना सॉफ्ट किरदार अदा कर ही रहा है, पहले दिन करना भी चाहिए, करता भी रहेगा। जब जिसने रेजिस्ट करना था, जब उसने कोई किरदार अदा नहीं किया, तो हमारे यहाँ रेजिस्टेंस का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, सिवाय इसके कि हमने चमन बॉर्डर को एक दफ़ा
सीज़ किया और फिर मुज़ाकरात और अगले मामलात के साथ दोबारा खोल दें या खोल दिया। तो बाकी जो दुनिया की हुकूमतें हैं आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी इसी तरफ आना है। चीन और रूस की मामूली मुल्क नहीं है, बिल्कुल। रूस सबका पावर है और चीन इस वक्त उभरती हुई पावर है, बिल्कुल। ये कोई मामूली मुल्क नहीं है। इनका ये जो साइन है ये सबके लिए एक वक्त में काबिल कबूल हो सकता है। बिल्कुल। कुछ ममालिक हैं जो इस वक्त थोड़ा सा, लेकिन ये दो बड़े मुल्कों का फैसला कर लेना एक बड़ी खबर है। तो इफ्तिखार साहब, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ये दुनिया जानती है कि ये ज़मीन इस्तेमाल करता था इंडिया और उसकी एजेंसी रा, जो स्टिल आपने वहाँ काम कर रही है। और पाकिस्तान के इस खूबसूरत जो ये सीन बना, ये मंज़र बना, इस मंज़र नामे पर इंडिया को सख्त तकलीफ़ का सामना है और भरपूर चीखो पुकार हो रही है। और उस चीखो पुकार के अंदर ही वो दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि शायद अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान ने बनाई है। तो क्या देख रहे हैं सीन इस वक्त इंडिया का, और क्या इंडिया करने जा रहा है, क्या साजिशें कर सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ, या सिर्फ उनका मीडिया ही लड़ाई उनकी लड़ता रहेगा? खोखर साहब, ये बड़ी अहम बात आपने की है। देखें, ये जो 20 साल अफगानिस्तान में जंग हुई है, जंग अफगानिस्तान में हुई है, लेकिन नुकसान पाकिस्तान को ही बड़ा हुआ है। बिल्कुल। 80,000 से ज़्यादा हमारे जो लोग हैं वो शहीद हुए हैं, हमारे फ़ौज के नौजवान शहीद हुए हैं, बहुत भारी हमें भी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन ये जो अफ़गानिस्तान की जंग थी, अफ़गानिस्तान में इंडिया बैठ के हमारे खिलाफ लड़ रहा था। तो ज़ाहिर बात है हमारी पाक फ़ौज ने भी अपनी स्ट्रेटजी बनाई। ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना तो किसी की भी जिम्मेदारी में शामिल है और उसका फ़र्ज़ है। तो ज़ाहिर बात है हमारी पाक फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं और बड़ी मेहनत भी की है। अल्लाह पाक ने भी ख़ास मेहरबानी की है कि ये जो एक सबसे लंबा हमारा बॉर्डर था, ये हर वक्त खौफ और हरासी था उस वक्त वहाँ पे, और दहशतगर्दी के लिए ये बॉर्डर यूज होता था। बिल्कुल सुनते थे कहीं ना कहीं से बम धमाका या दहशतगर्द वहाँ से आते थे। और हालांकि हमारी फ़ौज ने वहाँ पे फेंसिंग भी कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया के जो वहाँ पे कैंप्स थे, हालांकि इंडिया को तो वहाँ बनता नहीं, इंडिया को तो 1 इंच बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता ही नहीं है, उसका तो वहाँ बनता ही कोई बात नहीं थी। उसका वहाँ जाने का मकसद और वहाँ इन्वेस्टमेंट करने का मकसद सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना था, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना था, जो उसने बहुत हद तक पहुँचाया भी, जो हमने बर्दाश्त किया। लेकिन अल्टीमेटली उनको मुँह की खानी पड़ी और मुँह की वो खाते रहेंगे हमेशा। हम वापस आते हैं इफ्तिखार साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए टी विद सज्जाद खोखर। इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, अदब के साथ हम उम्मती हैं। या अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता देते हैं। या अल्लाह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये नशिस्ती दुरुद-ए-पाक फजीलत की
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टीवी विद सज्जाद खोखर एन न्यूज़ HD पर, और आज के चाय की प्याली पर हमारे साथ हमारे मेहमान इफ्तिखारुल हसन साहब, आप रेजिडेंट एडिटर हैं दुनिया मुल्तान के, और आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब, आप मरूफ कालमनिगार हैं। आमिर शहजाद साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा और हम थोड़ा सा अब फिर अपनी ही बात पे आ जाते हैं। हम पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल पे ज़रा बात कर लेते हैं। कोरोना इस वक्त बढ़ता जा रहा है और कोरोना की ये चौथी लहर जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार करती जा रही है। कोरोना में हमें एहतियात करने की कितनी ज़रूरत है, और हुकूमत के जो SOPs हैं क्या हम उन पे अमल कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? हुकूमती पॉलिसी जो है वो आपको कितनी इस सिलसिले में कामयाब नज़र आती है? बहुत अच्छा मौजू आपने इस वक्त इख्तियार किया है। कोरोना में हुकूमत जितनी जिम्मेदारी ले सकती थी उसने ले ली। लॉकडाउन किए, लोगों को घर बिठाया, लाठियाँ सोटियाँ, पुलिस जो भी था उनका करैक्टर उन्होंने, कुछ तो जिम्मेदारी हमारी बनती है। अगर आज इस चौथी लहर के दौर में भी आप दुनिया इसको चौथी लहर कहती है, मैं समझता हूँ ये डिस्कनेक्ट कहीं हुआ ही नहीं है। ये तो विंडोज हमें मिलती रही है दरमियान में, बिल्कुल छोटी स्पेस मिलती रही है और हम अपना बीच में अपने कोई शादियों की इजाज़त ले ली और ये कर लिया वो कर लिया, वरना ये आ रहा है सिलसिला तसलसल से। और पाकिस्तान में अल्लाह की रहमत से वो नुकसान नहीं हुआ जो दुनिया ने नुकसान उठाया है, जो इटालिया ने उठाया है, जो बरतानिया ने उठाया है, जो अमेरिका ने उठाया है और दूसरे ममालिक ने। उसकी एक बड़ी वजह यहाँ रातों को आराम मैसर है, लोग रातों को आराम करते हैं, जो दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ नाइट लाइफ नहीं है। कोरोना ने वहाँ ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है जहाँ नाइट लाइफ, बिल्कुल, क्योंकि जो कुदरत का निज़ाम है आपकी अंदर एक ताकत को बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करने का, वो शाम मगरिब और इशा के बाद शुरू होता है और सुबह सहरी तक वो रहता है। उसके बाद आप फुली चार्ज होके, फुली इम्यूनेट होके आप ज़ोहर असर तक अपने आप को कायम रखते हैं। फिर अल्लाह ताला आपसे 2-2 घंटे के बाद सैनिटाइज करवाता रहता है आपको वुज़ू की शक्ल में, बिल्कुल ऐसे। और फिर अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला का जो हुक्म है कि आप इशा के बाद सो जाएं। मगर अब निज़ाम ज़िंदगी मुख्तलिफ है, हम बचे हैं। आज भी इस लहर के अंदर भी जब आज भी अखबार उठा के देखें 58, 60, 68, 88 इसके करीब अम्बात और 2500-3000 के करीब रेशो डेली केसेस की आ रही है सामने। उस दौरान भी जो हमारा एक तबका है, पता नहीं वो जहालत का शिकार है या खुदा मालूम आंखें बंद किए बैठे हैं मानद कबूतर, वो पूछते हैं बाकी कोरोना है। अब बताएं इस बंदे को किस तरह मनाया जाए, इस बंदे के साथ क्या फ़ाइट की जाए, इसको कौन सी जेल में, कौन सी हवालात में बंद किया जाए, इसके ज़हन में ये बात बैठ जाए। इससे मुराद ये ज़हनियत जो है कि इसको पता हो। गलत फहमियाँ भी पैदा की जा रही है ना सोशल मीडिया के ज़रिए, और इस तरह के सोशल मीडिया तो बजाय खुद एक बुराई पैदा करता है बहुत ज़्यादा। खाम खा फलां मर गया, वो बेचारा अनाउंसमेंट कर रहा है कि मैं जिंदा सलामत बैठा हूँ, खुदारा आप अब खबर ये चलानी पड़ती है कि मैं जिंदा हूँ। हाँ, वो उसको कहना पड़ता है कि मैं, जैसे वो लोगों को लिखना पड़ता है ना ये प्लाट बराए फरोख्त नहीं है, इस तरह वो बताना पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ। मतलब सोशल मीडिया तो एक बहरहाल खराबी पैदा कर रहा है। हुकूमत अपना किरदार अदा कर चुकी, हुकूमत अपना किरदार अदा करी, SOPs मौजूद, कोई अमल नहीं कर रहा। अब रोज़ बंदे उठा के जेलों में नहीं डाले जा सकते, रोज़ दर, लेकिन इसमें कुछ महकमों का रोजगार जरूर लग गया है। इफ्तिखार साहब, इस बारे क्या लगता है आपको कि हुकूमती जो पॉलिसी है ख़ास तौर पर कोविड के हवाले से, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है, इसमें कोई मैनेजमेंट की ज़रूरत है? सिंध गवर्नमेंट कहीं हमें नज़र आती है, वफाक, पंजाब और KP के हमें कहीं और खड़ा हुआ नज़र आता है। खोखर साहब, ये जो अब हुकूमत की पॉलिसी है ना, मेरे ख्याल में इससे अब काम बहुत आगे जा चुका है, क्योंकि अब दूसरा साल है, 2 साल ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन कोई भी पॉलिसी शुरू में आवाम को पता नहीं होता, वो हुकूमत का काम होता है बताना, भाई ये चीज़ आ गई है, ये आफत आ गई, इससे बचे। तो इसमें ज़ाहिर बात है हुकूमत तो सिर्फ ऐलानात कर सकती है, प्लानिंग कर सकती है, अमल तो हमने करना है। और अब ये जो कोविड के हवाले से अब आम आदमी हर किसी को पता है, क्योंकि हमने, आपने, मैंने, सब ने अपने आस पास नुकसान होते देख लिए हैं। बहुत सारे नौजवान, बड़ी कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। तो इसके बावजूद अगर हम इस पर इसका ख्याल नहीं करते तो इसका मतलब है हुकूमत नहीं, हम खुद मुजरिम हैं। हुकूमत की जो जिम्मेदारी ये है ना कि वो आप अवेयर कर दें कि जी बच्चे, प्लानिंग भी तो होती है ना इफ्तिखार साहब। देखिए हुकूमत की प्लानिंग जो है एहतियात कर रही है, हुकूमत प्लानिंग भी कर रही है, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो। अभी भी देखें हेल्थ डिपार्टमेंट आपको बता रहा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बता रही है,
हफ्ते में 2 छुट्टियां आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि भाई कोविड है। 8 बजे कारोबार बंद 8 बजे कारोबार बंद हो रहे हैं, 2 मोबाइल छुट्टियां फोन चल पे रही हैं, बताया जाता है, स्कूल आपके बंद हैं, ट्रांसपोर्ट आपकी बंद है। हालांकि इससे बहुत सारा नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो वो नुकसान हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एहतियात नहीं कर रहे। देखिए हमारे बच्चों के 2 साल से स्कूल का सत्यानाश हो गया है। जी हाँ, ठीक है, होटल इंडस्ट्री खत्म हो गई है, ट्रैवल एजेंसियां खत्म हो गई हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे नुकसान हुए हैं, बहुत सारे कारोबारों में, कुछ में फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप अभी निकले मार्केट में आपको रश नजर आएगा, मास्क नजर नहीं आएगा, कहीं पे कोई बंदा एहतियात नहीं कर रहा। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, चाहे वो सिंध की गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो या PTI की हो या कोई भी हो। देखिए आप बैठ के टीवी पर बता सकते हैं ना, अमल तो नहीं करवा सकते, नहीं कर सकते, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। फिर पहले शुरू में गवर्नमेंट ने अमल भी करवाया, पुलिस आपको याद होगा पकड़ के गिरफ्तार भी करती थी, लेकिन पुलिस का रोजगार भी तो लगा है ना। हाँ, कोई भी पाबंदी आएगी वो तो लगेगी। आपकी बात ठीक है, ये चीजें बाद में आती है। हुकूमत ने ऐलान किया आधी दुकानें बंद करें, पुलिस ने बंद कराई। अच्छा, दिहाड़ी वहां लगी जो हुकूमत की बात नहीं मान रहा था। एक मिसाल है, मैंने दुकान बंद कर दी है तो मेरे से तो पुलिस वाला पैसे नहीं ले सकता, नहीं लेगा, बिल्कुल ऐसे। अगर मैं खोल के बैठा हूँ तो दे रहा हूँ ना पैसे, बिल्कुल ऐसे। तो हुकूमत ने ऐलान किया कि भैया आप दुकानें बंद कर दें। अब हफ्ता इतवार वाले दिन देखते हैं आप यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल में 90% मार्केट बंद होती है। तो जो बंद होती है वहां से तो पुलिस दिहाड़ी नहीं लगा सकती, बिल्कुल ऐसे। ये दिहाड़ी हम खुद लगवाते हैं ना, जब दावत देते हैं, जब हुकूमत ऐलान कर दी हमें उस पर अमल करना चाहिए। वो हमारी भलाई के लिए कर रही होगी, बिल्कुल ऐसे। वो हमारे दुश्मन थोड़ी है, उसने पॉलिसी ऐसी बनानी है कि आप बच जाएं। और सबसे ज्यादा जो उनको अजीज है वो आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी है, आपके कारोबार से भी ज्यादा जिंदगी उनको अजीज है कि भाई लोग हमारे बच जाएं। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं मार्केट में भरी पड़ी है, और स्पेशली जैसे ईद थी या मुहर्रम था, लोगों ने एहतियात नहीं की। उसके बाद फिर एक दफ़ा ये बेवा ये सख्त, जिस तरह आमिर भाई ने बात की कि ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कम ज़रूर हो गया था। कम ज़रूर हो गया था। क्यों हुआ था? जब हम ज़्यादा एहतियात कर रहे थे तो चीज़ें कम हो जाती है, जब आप एहतियात छोड़ते हैं तो फिर चीज़ें बिगड़ जाती है। बिल्कुल। अच्छा जी, टी विद सजाद खोकर चाय की चुस्की तो हमने ले ली, चाय बिल्कुल ठंडी होगी, चाय का एक कप हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम के बाद और पी सकें। आमिर साहब, हम बिजली की जो तकसीम कार कंपनी है, अब थोड़ी सी बात ज़रा हम उस पर कर लेते हैं। अभी आप भी बात कर रहे थे इतना बिल आ गया, फलां बिल आ गया। मेरे अपने घर का पिछले महीने का 54,000 रुपये बिल आया गया, इस महीने में 59,000 बिल आ गया। ये जो सूरत हाल है। अच्छा, सोशल मीडिया पिछले एक हफ्ते में अच्छा खासा चीख पुकार कर रहा है। बहुत सारे दोस्तों ने आपने सोशल मीडिया पे बताया कि भाई ये जो कंपनी है ये तो 30 दिन बाद रीडिंग ही पूरी नहीं कर रही। वो कहते हैं जी कि 300 से ऊपर यूनिट हो तो तब रीडिंग पूरेंगे। एक बड़े सिर्फ मैपको की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैपको जब 300 से ऊपर हो, इन पिछले जो बिल हैं उसमें लोगों ने बताया, बिल दिखाया आपने कि भाई 300 से ऊपर यूनिट गए हैं तो रीडिंग करेंगे, 40 दिन बाद रीडिंग करने आ गए हैं। तो इस जो ये बदमाशी है, बल्कि मैं तो सीधे लफ्ज़ यूज़ करूंगा कि एक बदमाशी है, इस बदमाशी को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? क्या हुकूमत हमें मुकम्मल तौर पर बेबस नज़र आती है, या हुकूमत अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए ऐसी कंपनियों को खुली छूट दे रखी है कि वो गरीबों के गलों पर छुरियाँ चलाना? देखिए, सोशल मीडिया अब ज़ुबान खल्क है इस वक्त। क्या ये आवाज़ सिर्फ आपके और मेरे कानों तक आती है? ये हर जगह जाती है, सब सुनते हैं, सबको पता होता है। उनका भी एक हदफ है, चलें इस तरह रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। जहाँ 300 यूनिट का बिल है, आपको पता है उसकी रेंज क्या है, जी हाँ। 400 यूनिट की रेंज क्या है, तो पहला यूनिट कितने का पड़ जाता है 350 में। तो ये एक इंटेंशनली पब्लिक के ऊपर एक दबाव रखा हुआ है, एक ज़्यादती का अमल है, एक जुल्म है। मैं समझता हूँ कि इसको अपने बर्त और इसका कोई एहतसाब होना चाहिए। इसको जो इसका दायरेकार है, जो इसको देखने वाले हैं, वो अपना रोल अदा करें और इनको पाबंद करें, वरना हम उनको मतलब टोटल मुरद इल्ज़ाम ठहरा दें, ऐसा भी नहीं है। वो हमारे लिए बड़ा काम करते हैं, ये हम सोए हुए होते हैं, हमारी बिजली चलाते हैं, हमारे AC चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, जो भी चीज़ इलेक्ट्रिक आपके पास अवेलेबल है। लेकिन ये जो जुल्म एक है जिसके ऊपर रेवेन्यू उनको प्लस नज़र आता है, बिल्कुल ये गलत अमल है। मैं इफ्तिखार साहब, आप दोबारा आऊँगा तो इसी बात को हम बढ़ाएंगे कि बिजली की वजह से, बिजली के यूनिट की वजह से हमारे ज़राअत कितनी मुतासर हो रही है और हमारे जो मजदूर तबका है वो कितना मुतासर हो रहा है। हम आके दोबारा वापस बात करते हैं। अभी वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। देखते रहिए टी विद सज्जाद खोकर। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
हमने वोट दिए हैं, नियाजी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में और ज़रिया माश उसी पे चल। सूबे में ये मनाया जा रहा है और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं और ये जो विजन है इमरान खान साहब का सरसब्ज़ पाकिस्तान पंजाब इमरजेंसी सर्विस और दूसरे अजला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इतवार की शाम 7:05 पर। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टी विद सज्जाद खोखर एंड न्यूज़ HD पर। हमारे साथ स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब और इफ्तिखार उल हसन साहब। इफ्तिखार साहब, बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा और फिर बिजली की कीमतों के साथ साथ मैपको या दूसरी जो तकसीम कार कंपनी हैं उनकी ज़्यादती से हमारी ज़राअत कितनी मुतासिर हो रही है और हमारा गरीब तबका जो है वो कितना परेशान नज़र आता है? सर देखिए, बिजली तो भाई हर शख्स की ज़रूरत है, जो गरीब से गरीब आदमी है ना उसकी भी ज़रूरत है। बिजली के बगैर तो गुजारा ही कोई नहीं ना। अब जारी बात है, जिस तरह बिजली कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, सिर्फ लोग मुतासिर नहीं हो रहे, चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। देखिए ये दो चीज़ें, देखिए ये अजीब सा एक कैफियत है। पिछले 3 साल से हर काबीना के इजलास से पहले मैसेज दिया जाता है कि वज़ीर आज़म साहब महंगाई कंट्रोल करने के लिए बड़े सीरियस हैं और महंगाई को खुद मैनेज कर रहे हैं। और उसी इजलास में पेट्रोल, गैस या फिर बिजली, इन तीनों में से एक की कीमत बढ़ा दी जाती है। फिर मीटिंग आप कर रहे हैं महंगाई कंट्रोल करने की, काबीना का इजलास होता है कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और कंट्रोल करनी है, और वज़ीर आज़म साहब खुद इसका जी वो मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, अजीब मॉनिटरिंग होती है। उसी मीटिंग में इन तीनों में से एक चीज़ को महंगा कर दिया जाता है हर इजलास में, और वही बुनियाद होती है। वही तो बुनियाद है। क्या आवाम को महंगाई की आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। भाई आप कहते हो जी महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं और साथ ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते हो। अच्छा, आप कहते हो जी महंगाई कंट्रोल करनी है जी, साथ ही आप गैस की कीमतें बढ़ा देते हो। महंगाई कंट्रोल करनी, साथ ही बिजली की कीमतें बढ़ा देते हैं। इससे महंगाई बढ़नी है, कम थोड़ी होनी है। आवाम को बेवकूफ़ नहीं, आवाम भी देख रही है, सब कुछ पता है आवाम को। और दूसरी आपने बात की ज़राअत के हवाले से, ज़राअत के हवाले से भी हुकूमत क्या कहते हैं इसको अपना क्रेडिट लेना चाहती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुकूमत को इस हवाले से थोड़ी सी सपोर्ट ज़रूर हुई है कि किसान की फसलों में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन वो भी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं है। भाई वो इसलिए बर्दाश्त नहीं है कि भाई DAP की कीमत अगर लगा लें, हिसाब लगाएं 35-3600 की थी, अब 7000 में भी नहीं मिल रही। तो वो जो आपने किसान को खुशहाल देखा है, कोई एक फेज़ आया है तो वो ख़त्म हो गया है। अब तो अवाम किसान के ऊपर आपने बर्डन दे दिया ना ये खाद का, फिर बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं। बिजली के बगैर तो ज़राअत होती नहीं। जब आप ट्यूबवेल चलाएंगे, आपके यूनिट आएंगे तो बिजली महंगी होगी, तो फिर उसकी जो इजनास है वो तो सारी आपकी बिजली के बिल में ले लेंगे, उसको क्या बचेगा? डीजल है, डीजल भी ज़राअत में इस्तेमाल होता है, वो आप महंगा करते हो हर महीने में 2 बार, तो वो भी आप किसान की जो बचत हुई है थोड़ी बहुत वो आप छीन रहे हो। मकसद ये है कि दोनों हाथों से आप आवाम को और किसान को लूटने पे लगे हो। किसान आवाम को कुछ रिलीफ भी दें। भाई पिछले लोग लूट गए हैं, उसका कसूर अब किसान का तो नहीं है। पिछले लूट गए हैं, उसका कसूर आवाम का तो नहीं है। अब उनकी लूट मार का हिसाब जो है वो आवाम से चुकाया जा रहा है, किसान से चुकाया जा रहा है। ये तो अब कोई सोचने वाली बात है। आवाम इतनी डरी पड़ी है और अपने इतने मसाइल में घिर चुकी है कि प्रोटेस्ट देखें आप। 3 साल पहले हर चीज़ का प्रोटेस्ट होता था। बिल्कुल ऐसे 2 रुपये चीज़ कोई बढ़ती थी या रुपया बढ़ती थी या 4 ने पेट्रोल बढ़ता था तो लोग बाहर आ जाते थे, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं।
बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन आप इतनी बढ़ा दी हैं कि आप प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर नहीं निकल सकते। ये हैं चीजें कि लोग बेचारे अपनी दिहाड़ी के चक्कर में हैं कि एक दिन मिस हो गया तो घर का किचन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल। ये सूरत हाल इस तरह इस कदर खौफनाक होती जा रही है, मुझे डर है कि ये चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। आमिर साहब, आपको लगता है कि कोई तबका पाकिस्तान में ऐसा जो हुकूमत से बहुत मुतमईन हो, जो बहुत खुश हो, वो कौन सा तबका है? अच्छा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। हुकूमत से, हर हुकूमत से एक तबका होता है जिसका इत्मीनान होता है, और ये वो तबका होता है जो हुकूमत से इस्तिफादा हासिल कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं मुतमईन हूँ, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं बिजली के बिलों की तरफ जाने की या कोई और चीज़। जिस बंदे का घर पहले चल रहा था और अब नहीं चल रहा, वो बहुत डिस्टर्ब है, वो बहुत परेशान है। अब बिजली की बात हो रही है, जो खौफनाक तरीन पहलू है, बिजली की हुकूमत सब्सिडी ख़त्म करने का 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर सोच रही है। आप सोचें, महंगाई में बिलों का ये आलम है, इस तरह का कोई अमल हो गया तो आप कहाँ जाएंगे? आप 70-70 हज़ार बिजली के बिल भरेंगे। तो तब्दीली दें, हमें दिखाएं, अच्छी तब्दीली दिखाएं, कोई तब्दीली होगी। हाँ, वही पुराना ज़माना होगा, आप लालटेन और वो मोमबत्ती पे बैठे होंगे, ये तब्दीली होगी जिस तरह ये कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा, ये 6 महीने साल पहले की बात है, शहबाज गिल ने कौम मुबारकबाद दी, पुराने जो मुआहदे थे बिजली के वो हमने मनसूख कर दिए हैं, अब बिजली सस्ती मिलेगी। भाई सस्ती मिलने से तो बल्कि और महंगी हो गई है। आपने जो मुआहदे उनके जो थे पिछले हुकूमतों के, वो गलत थे, तो आपने उनको ठीक किया है। आपने तो मुआहदों को बेहतरी करके सस्ते दामों में मुआहदे किए हैं, फिर आपका क्या हुआ? वो उस फैसले का क्या हुआ, या वो झूठ था? क्या वजह हो सकती है इफ्तिखार साहब की हुकूमत के हाथ में चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक इमरान खान साहब कहते थे रोज़ाना आना पाकिस्तान में 500 अरब रुपए की करप्शन होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रुक गई, वो लूटने वाले चले गए, वो 500 अरब भी तो कहीं लग रहा होगा। इतने अरब बाहर भी पड़े थे, वो भी आ गए, टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, महंगाई भी ऐसी महंगाई है। देखिए, आज अगर आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं ना 10 रुपए की, वो कल को 10 रुपए की नहीं मिलेगी। कोई चीज़ लगा, रोजाना का बुनियाद पर भाई कोई चीज़ लगा लें, एक चीज़ ऐसी बताएं जो आज भी उसी रेट की मिली हो। देखें, मेडिसिन है, आम आदमी की जरूरत है, आप कैसी तब्दीली ला रहे हो? रोटी नहीं खाएगा, दवाई जरूर नहीं, आप कैसी तब्दीली ला रहे हो? लोगों से लोगों की जिंदगी छीन रहे हो। बहुत सारे लोग तो बेचारे जीते ही मेडिसिन पर थे। आपने 800% दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी हैं और फिर आप कहते हैं कि हम तब्दीली ला रहे हैं। भाई किसी को कोई पता नहीं कि इमरान खान साहब के वर्ल्ड बैंक क्या है, नवाज शरीफ कौन है। नवाज शरीफ को सरेआम फांसी दे दो, इससे अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम को तो उसकी चीज़ें सस्ती दें। हाँ, रोजमर्रा की चीजें। आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या पॉलिसियाँ बना रहे हैं, इससे भी अवाम को कोई कंसर्न नहीं है। 3 साल में कुछ नज़र नहीं आया कि जो आप स्ट्रेटेजी बना रहे थे, वो 200 लोग थे मेरे मुआशियात, उनमें से 3 सालों में अभी तक कोई नज़र नहीं आया। वो एक बड़ी टीम थी, 22 साल जदोजहद के नतीजे में एक बड़ी अच्छी टीम बनाई हुई थी, होमवर्क किया होता तो आप तो आते ही डिलीवर करते। अब तो आपकी हुकूमत जाने वाली है, 2 साल पड़े हैं, अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। भाईजान की बात कि कोई चंद एक लोग जो अमीर थे वो अमीर तर हो गए हैं, वो जो गरीब तर, बस वो गरीब, बल्कि मिडिल क्लास गरीब तर हो, अमीर तर, अमीर तो हो रहा है अमीर तर। जो मिडिल क्लास है, जो मीडियोकर था, वो गरीब होता जा रहा है। अब वो ख़त गुर्बत से कहीं नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अपना भरम रख के बैठे है। अच्छा, जो इफ्तिखार भाई ने कहा है ना डेली की बुनियाद पे, आज 10 की, मैं पिछले दिनों बलूचिस्तान गया, सफ़र करके गया, मैं 117 रुपये पेट्रोल डलवा के आया, 122 रुपये डलवा के, और 3 दिन का फ़र्क। और अब आप जाएंगे तो 200 रुपये होगा। नहीं, मैं कल फोर्ट मंडू जब गया हूँ तो वहाँ 130-135 रुपए चल रहा था। वहाँ मैंने कहा भाई हुकूमती रेट कहाँ नजर आती है? उतनी जी दूर से आता है पेट्रोल, यहाँ तो यही रेट मिलेगा आपको, लेना है तो ले, नहीं तो ले। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए ना, इसी पेट्रोल पे जाए तो बलूचिस्तान में पेट्रोल मिलता था ईरानी, वो आपसे 30-40 रुपए सस्ता मिलता था। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब उसको भी आपने बंद कर दिया। अच्छा, चले बंद कर दिया, वो मुमकिन है, ठीक है, हुकूमती पॉलिसी है, लेकिन वहाँ के लोगों को देखे ना, अब बेचारे अगर 30 रुपए ज्यादा आपको, किस तरह रहन सहन है उनका, लोगों का रहन सहन क्या है? वो तो पेट्रोल पंप तक आ ही नहीं सकते, कहीं 100-200 किलोमीटर के बाद। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है। आखिर में एक सवाल अपने दोनों मेहमानों से अर्ज करूंगा, वो ये कि वो कौन सा तरीका हो सकता है जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सके? अब आम से सर्वे करा लें, सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। या फिर आप IMF की वो कर लें, उनकी सलाम कर लें, उनकी शराइत
कहा आपने क्या था, कि आपने क्या है, या फिर आवाम का ख्याल रख लें, इन्हीं से पूछ लें, आपको कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा। इफ्तिखार साहब। सर झूठ बोलना छोड़ दें। वाह। झूठ बोलना छोड़ दें, आवाम को सच बताएं कि आपने क्या IMF से वादे किए हैं और पेट्रोल कितना महंगा कर रहे हैं, बिजली कितनी महंगी करनी है, ताकि आवाम मेंटली तौर पर तैयार हो जाए कि भाई ये इतने होंगे। हर महीने जो आप टीका लगाते हैं आवाम को बता दें, आवाम से झूठ ना बोले। वो तो बजट बता रहा था कि ये चीजें महंगी होनी है। जो आपने वादा किया था, इमरान खान साहब कहते होते थे कि ये हुक्मरान आवाम से झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब को भी आवाम से सच बोलना चाहिए और सच्चाई के साथ बताना चाहिए कि ये मसाइल है। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखारुल हसन साहब, आप तशरीफ़ लाए टी विद सज्जाद खोखर में और हमारे नाजरीन से आपने गुफ्तगू की। आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम गुफ्तगू करते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे, अल्लाह करेगा कि किसी न किसी के कान पर जो ज़रूर निकलेगी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।